आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है इस कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने पंचायती राज से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स की बात की थी। आज हम उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंचायती राज के आज ये 5वीं क्लास है और पिछली 4 क्लासेस में हमने शुरुआती 2 क्लासेस में उसके विकास की यात्रा को पढ़ा था। उसके बाद में हमने उस पंचायती राज से रिलेटेड उन आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी चर्चा की थी, उनका परिचय किया था और उसके बाद में कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात की थी। उसके बाद में हमने पिछली क्लास में कुछ और आगे प्रावधानों की बात की थी। आज हम शेष रहे उन आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, उन प्रावधानों के बारे में बात करते हैं। पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले उन आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक इन 16 आर्टिकल्स में पंचायती राज के प्रावधान वो जोड़े गए भाग 9 में। आर्टिकल 243 में परिभाषा दी गई है, 243 क में ग्राम सभा, 243 ख में 3 स्तर, 243 ग में संरचना, 243 घ में आरक्षण, फिर 243 अड़ में अवधि या कार्यकाल, फिर 243 च में योग्यताएं, 6 में शक्तियां, ज में वित्तीय शक्तियां और करारोपण, झ में राज्य वित्त आयोग, य में लेखा संपरीक्षा, फिर ट में राज्य निर्वाचन आयोग, फिर 243 ठ में संघ राज्य क्षेत्रों में इसका बने रहना लागू होना, 243 ड में कुछ क्षेत्रों में इसका लागू ना होना, फिर ढ में पूर्व प्रचलित विधियों और संस्थाओं का बने रहना और 243 अड़ में न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध। मैं समझता हूँ ये आर्टिकल्स आपको लगभग सभी याद हो गए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको आप एक आधा आर्टिकल में अगर कोई गड़बड़ है तो उसको आप याद कर लीजिए। देखिए, हमने आर्टिकल 243 ज तक पिछली क्लास में पढ़ लिया था। वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी होंगी। सामान्य शक्तियाँ 6 में थी और वित्तीय शक्तियाँ ज में थी। दोनों में ही ये कहा गया है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए 29, उन विषयों में से उन विषयों पर पंचायतों को विधि बनाने, उन्हें लागू करने, उन्हें क्रियान्वित करने, उनके संबंध में निर्णय लेने की वो शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो विषय राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन पंचायतों को सौंपे। ठीक है। 243 झ की ओर बढ़ते हैं हम। सीधे हम आगे बढ़ रहे हैं राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का जिक्र किया गया आर्टिकल 243 झ 243 झ में है। और आर्टिकल 243 झ क्या कहता है राज्य वित्त आयोग के संबंध में। ये आर्टिकल कहता है कि देखिए, पंचायतों को तब तक हम पावरफुल नहीं बना सकते जब तक कि हम उन्हें वित्तीय शक्तियां प्रदान नहीं करेंगे। उनके पास पैसा नहीं होगा जब तक, तो उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तीय दृष्टिकोण से सक्षम बनाया जाए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जिस तरीके से एक वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत प्रावधान किया गया, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय वितरण संबंधी प्रावधानों का निर्धारण करता है, सिफारिशें करता है और राज्यों को जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिशें करता है, ठीक वैसे ही एक राज्य स्तर का एक वित्त आयोग होना चाहिए जो कि राज्य सरकार को इस बारे में सिफारिशें दे सके कि किस तरीके से कितना पैसा, कितनी रकम, कितनी धनराशि, किस तरीके से राजस्व है वो पंचायतों को प्रदान किया जा सके और उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। तो एक राज्य वित्त आयोग होगा जो राज्य वित्त आयोग प्रति 5 वर्ष से राज्यपाल गठित करेगा और वो वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश करेगा। तो इस तरीके से एक राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई। अब तक राज्य वित्त आयोग जो गठित किए जा चुके हैं, पहली बार ऐसा वित्त आयोग गठित किया गया वो 1995 में गठित किया गया। प्रथम वित्त आयोग की अगर हम बात करें, प्रथम वित्त आयोग, और ये प्रथम वित्त आयोग 1995 से 2000 इन 5 वर्षों के लिए गठित हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल। कृष्ण कुमार गोयल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। फिर दूसरा वित्त आयोग आता है
और दूसरा वित्त आयोग 2000 से लेकर 2005 तक रहा और इसके अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा। आपने पढ़ा होगा, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे कुछ समय के लिए, कि हीरालाल देवपुरा इसके अध्यक्ष। तीसरा वित्त आयोग, और तीसरा वित्त आयोग 2005 से लेकर 2010 तक, और इसके अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराणा। इसके अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराणा। फिर चौथा वित्त आयोग, और चौथा वित्त आयोग के अध्यक्ष 2010 से 2015 तक, और इसके अध्यक्ष थे BD कल्ला। और फिर अंत में हम देखें पांचवा वित्त आयोग। तो इस पांचवें वित्त आयोग का गठन 2015 से 2020 तक के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए, और इसके जो अध्यक्ष वो ज्योति किरण। ठीक है, तो आप लिखें, हेडिंग डालिए राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243(6). हम इसमें कुछ बात पहले लिखते हैं, उसके बाद ये लिखेंगे। आर्टिकल 243(6) लिखें। लिखिए, पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की, पंचायतों को वित्तीय संसाधन, पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश करने हेतु, पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश करने हेतु राज्यपाल प्रति 5 वर्ष से एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। लिखें अगली पंक्ति में, राजस्थान में अब तक 5 राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। राजस्थान में अब तक 5 राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 5 राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है, जो कि इस प्रकार है, और ये लिख लीजिए आप। लिख लीजिए, ऐसे कैसे लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसे लिख लीजिए। मैं सीधे आगे बढ़ रहा हूं, अगले आर्टिकल की चर्चा करते हैं। देखें, लेखा संपरीक्षा या लेखा परीक्षण, आर्टिकल 243 ये, और ये आर्टिकल कहता है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की लेखा संपरीक्षा संबंधी कोई भी प्रावधान कर सकता है। वो जो भी प्रावधान करेगा, उन प्रावधानों के तहत उन पंचायतों के अकाउंट्स की ऑडिट की जा सकेगी। तो लिखें आप, लेखा संपरीक्षा कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं है। लिखें इसमें, लेखा संपरीक्षा अनुच्छेद 243 है। लिखें, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के लेखा संपरीक्षा संबंधी, पंचायतों के लेखा संपरीक्षा संबंधी प्रावधान
लेखा संपरीक्षा संबंधी प्रावधान कर सकेगा, प्रावधान कर सकेगा। ठीक है, फिर देखें आप, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वह राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग, और ये है आर्टिकल 243 टै में। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। राज्य निर्वाचन आयोग असल में आर्टिकल 243 टै में इसका प्रावधान किया गया। तो शुरुआत में देखिए, इसको शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें आपको क्लियर कर देता हूं, जिसके संबंध में मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बल्कि लगभग सभी स्टूडेंट्स के इस संबंध में एक बड़ा कन्फ्यूजन है। वो ये है कि आप सभी को ऐसा लगता होगा कि केंद्र में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है और प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग केंद्रीय संस्था है जो पूरे देश भर में चुनाव का संचालन करती है, उनका सुपरविजन करती है, निर्देशन करती है, और उसकी ब्रांच के रूप में, उसकी शाखा के रूप में प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग है जो उसके अधीन रहकर उसके आदेशों की पालना करते हैं और काम करते हैं। आपको शायद ऐसा ही लगता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। खास बात ध्यान रखें, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग वो अलग संस्था है और राज्य निर्वाचन आयोग उससे बिल्कुल एकदम सेपरेट अलग संस्था है। इन दोनों का आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, कोई लिंक नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अधीन नहीं है, उसकी शाखा के रूप में नहीं है, उसकी ब्रांच के रूप में नहीं है। दोनों का एकदम कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव कराती है राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के और विधान परिषद के। ये सारे के सारे चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, जिसका राज्य निर्वाचन आयोग से कोई संबंध नहीं है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग का काम केवल पंचायतों का और नगर पालिकाओं का चुनाव कराना है। राज्य निर्वाचन आयोग को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। और दूसरे तौर पे आप ये भी समझ सकते हैं कि देखिए, ये आर्टिकल 243 टै कब अस्तित्व में आया? 1993 में लागू हुआ। भाग 9 का ही तो हिस्सा है ये पंचायती राज का। और भाग 9 कब लागू हुआ? 1993 में। इसका मतलब 1993 से पहले ये आर्टिकल वजूद में ही नहीं था। और जब ये आर्टिकल अस्तित्व में ही नहीं था, तो इसका मतलब राज्य निर्वाचन आयोग भी अस्तित्व में नहीं था। और राज्य निर्वाचन आयोग भी अस्तित्व में नहीं था। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग वो 1993 से पहले नहीं था। तो ये राष्ट्रीय चुनाव आयोग की शाखा के रूप में नहीं है। इसका तो गठन ही केवल पंचायतों के और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए किया गया है, जिसका उन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। ये खास बात ध्यान रखें। जबकि राष्ट्रीय चुनाव आयोग का कौन से आर्टिकल में है वर्णन? आर्टिकल 324 में। आप जानते हैं इस बात को। ये आर्टिकल 243 टै में है। ठीक है, चलिए ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग वो आर्टिकल 243 टै ये कहता है इसके संबंध में कि प्रत्येक राज्य में पंचायतों के चुनाव के संचालन, उनके निर्देशन, उनके सुपरविजन, इसके लिए एक प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक सदस्य होगा ये, और इसका जो सदस्य है वही इसका अध्यक्ष है, और वह राज्य निर्वाचन आयुक्त तो होगा। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय होता है, ये ध्यान रखें। और इसको क्या कहा जाता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और इसकी सेवा शर्तों और इसकी कार्यकाल कितना होगा, इसका निर्धारण राज्यपाल द्वारा जो नियम बनाकर किया जाएगा उसके तहत इसकी सेवा शर्तों और पदावधि का निर्धारण वो किया जाएगा। और राज्यपाल द्वारा ऐसे नियम विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के तहत वो ऐसे किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका कार्यकाल कितना होगा, इसकी सेवा शर्तें क्या होगी, वो सारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के तहत राज्यपाल जो नियम तय करता है उसके तहत वो सब कुछ होता है। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त उसकी जो पदावधि है
या कार्यकाल की बात करें हम, तो वो तय किया गया है 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, इनमें से जो भी पहले हो तब तक वो अपने पद पर रहेगा राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, इस तरीके से इसको ये अपना त्याग पत्र देकर पहले भी पद से हट सकता है, और ये अपना त्याग पत्र किसे देगा, ये अपना त्याग पत्र राज्यपाल को संबोधित करेगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को ठीक उसी प्रक्रिया से इस समय से पहले भी पद से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से हाईकोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। और हाईकोर्ट के न्यायाधीश को कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है, जानते हैं आप, संसद के समावेदन पर। तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल उसे पद से हटा नहीं सकता। उसे पद से हटाया जाता है, कौन हटाता है, वो राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल हटा ही नहीं सकता। और किसके समावेदन पर इसकी प्रोसेस संसद में चलेगी, संसद में जब वो दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा प्रस्ताव, उसके बेस पे राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। इसे राज्यपाल नियुक्त करेगा, लेकिन राज्यपाल हटा नहीं सकता है। हालांकि राज्यपाल निलंबित कर सकता है उसे, लेकिन पद से हटा नहीं सकता। हटाने की शक्ति राष्ट्रपति की है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें आप। ठीक है, अब तक के राजस्थान के अगर हम राज्य निर्वाचन आयुक्तों की बात करें तो देखिए, राजस्थान के अब तक राज्य निर्वाचन आयुक्तों में सबसे पहले जो राज्य निर्वाचन आयुक्त आए वो अमर सिंह राठौड़। पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। दूसरे राज्य निर्वाचन आयुक्त आए और आए नेक राम भसीन। कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त पद पर नहीं रहे, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लें। तीसरा आए इंद्रजीत खन्ना। चौथे आए A.K. पांडे, अशोक कुमार पांडे। फिर पांचवें आए थे राम लुभाया। और वर्तमान में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है राजस्थान के, वो है प्रेम सिंह मेहरा, PS मेहरा। ये वर्तमान में है। ठीक है, तो आप राज्य निर्वाचन आयुक्तों को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। राजस्थान के अब तक कौन कौन से राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे। एक बात और ध्यान रखें, राजस्थान में अब तक पंचायतों के चुनाव वो कब कब हुए हैं, ये एक बिंदु और है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए, राज्य में पंचायतों के जो चुनाव हुए हैं अभी तक, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, तो वो दो प्रकार से आप ध्यान रखें। एक प्रकार तो ऐसा जो कि 1992 से पहले की बात है, मतलब 73वां संविधान संशोधन लागू होने से पहले की बात है। 73वें संविधान संशोधन से पहले एक स्थिति तो ये है, और दूसरी 73वें संशोधन के बाद, तो मतलब ये तो संविधान के अनुरूप हुए हैं, ये संविधान से पहले की बात है। संविधान में जो ये प्रावधान लागू हुए उससे पहले की बात है। सबसे पहली बार ये चुनाव हुए थे 1960 में, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान में। दूसरे चुनाव हुए 1965 में। तीसरे चुनाव हुए सीधे 1978 में, चुनाव ही नहीं हुए। 13 साल तक लगातार, 12-13 साल तक चुनाव नहीं हुए। चौथे हुए 1981 में और पांचवें हुए 1988 में। इस तरीके से ये 5 चुनाव हुए थे संविधान में पंचायती राज के प्रावधान लागू होने से पहले, जुड़ने से पहले की स्थिति। 73वां संविधान संशोधन लागू हो जाता है, उसके बाद में चुनाव कैसे होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो वो पहले चुनाव 1995 में हुए। फिर तो 5 साल फिक्स ही हो गया ना कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष के लिए होगा। तो वो दूसरा कार्यकाल जो आया, वो दूसरा कार्यकाल 2000, दूसरे चुनाव 2000 में आए, तीसरे 2005 में, चौथे 2010 में, पांचवें 2015 में और छठे चुनाव
2020 में 2020 में। इस तरीके से ये चुनाव अब तक 11 चुनाव अब तक की बात करें तो राजस्थान में पंचायतों के 11 चुनाव टोटल हो चुके हैं, जबकि 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद ये 6 चुनाव हुए। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको। टोटल लिखें आप, राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 तय। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 तय। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 तय। लिखें आप, लिखें, पंचायतों के निर्वाचन का संचालन, पंचायतों के निर्वाचन का संचालन, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण करने हेतु प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। लिखें अगली पंक्ति में, राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होता है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होता है। एक सदस्यीय होता है जो राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। लिखें अगली पंक्ति में, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, लिखें, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों तथा पदावधि का निर्धारण राज्यपाल द्वारा उन नियमों के तहत किया जाता है राज्यपाल द्वारा उन नियमों के तहत किया जाता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन हो। जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन हो। जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन हो। अधीन हो। देखिए, राजस्थान में इसका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि, मतलब अलग अलग राज्यों में इसका मतलब अलग अलग हो सकता है कार्यकाल राज्य निर्वाचन आयुक्त का। राजस्थान में इसका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तब तक निर्धारित है।
जो भी पहले हो तब तक निर्धारित है, तब तक निर्धारित है। त्यागपत्र लिख लीजिए राज्यपाल को, त्यागपत्र डेस राज्यपाल को। फिर लिखें अगली पंक्ति में, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं, लिखें अगली पंक्ति में, राज्य निर्वाचन आयुक्त को, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं कारणों तथा प्रक्रिया से, उन्हीं कारणों तथा प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, जिन कारणों और प्रक्रिया से, जिन कारणों और प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। संविधान में ये लिखा हुआ है ऐसा, जिन कारणों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, हटाया जाता है। अर्थात राज्य निर्वाचन आयुक्त को, राज्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा 2/3, संसद द्वारा विशेष बहुमत से, संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव, संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर, पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जा सकता है। लिखें अगली पंक्ति में, अगली नोट करके लिखें अगली पंक्ति में, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन वह उसे पद से हटा नहीं सकता। ये नोट करके लिखनी है बात। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन वह उसे पद से हटा नहीं सकता। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन वह उसे पद से हटा नहीं सकता। हालांकि वह उसे निलंबित कर सकता है, हालांकि वह उसे निलंबित कर सकता है, हालांकि वह उसे निलंबित कर सकता है। लिखें अगली पंक्ति में, एक पंक्ति छोड़ के, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान के अब तक के राज्य निर्वाचन आयुक्त जो भी है वो लिख लें आप, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त। और ये लिस्ट बना लीजिए, लिख लीजिए। पहले हैं अमर सिंह राठौड़, दूसरे नेकराम भसीन, तीसरे इंद्रजीत खन्ना, चौथे अशोक कुमार पांडे, पांचवें राम लुभाया और छठे प्रेम सिंह मेहरा। ठीक है, एक पंक्ति छोड़ के फिर लिखें, राजस्थान में अब तक पंचायती राज के चुनाव, राजस्थान में अब तक पंचायती राज के निर्वाचन या पंचायती राज के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव। और इसको आप दो भागों में बांट लीजिए उस पन्ने में, दो भागों में बांट लीजिए। इधर लिख लीजिए 73वें संविधान संशोधन लागू होने से पहले, 73वां संविधान संशोधन या संवैधानिक स्थिति लागू होने से, संवैधानिक स्थिति से पहले की बात है तो लिखिए 73वें संविधान संशोधन से पहले, और उधर लिख लीजिए 73वें संविधान संशोधन के बाद।
पहले आप ये लिख लीजिए उसके नीचे और बाद वाले में ये लिख लीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, मैं लिखाता हूं आगे। उसके बाद में एक लाइन लिखें, अर्थात राजस्थान में पंचायतों के अब तक कुल 11 बार निर्वाचन हो चुके हैं। अर्थात राजस्थान में पंचायतों के अब तक कुल 11 बार निर्वाचन हो चुके हैं। निर्वाचन हो चुके हैं। लिखें अगली पंक्ति में, 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद राजस्थान में पंचायतों के अब तक 6 बार चुनाव हो चुके हैं। पंचायतों के अब तक 6 बार चुनाव हो चुके हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्रों में इन प्रावधानों का लागू होना या इसका लागू होना। पंचायती राज के जो प्रावधान है ना, उनका लागू होना। और यह है आर्टिकल 243 है। आर्टिकल 243 है, संघ राज्य क्षेत्रों में इन प्रावधानों का लागू होना। ये आर्टिकल कहता है कि पंचायती राज के जो प्रावधान है, मतलब भाग 9 संविधान का जो भाग 9 है, ये न केवल राज्यों में लागू होगा बल्कि केंद्र शासित प्रदेश यूटीज जितने भी हैं भारत में, उन यूटीज में भी, संघ राज्य क्षेत्रों में भी, यूनियन टेरिटरीज में भी ये प्रावधान लागू होंगे। सब यूनियन टेरिटरीज में ये प्रावधान लागू होंगे। ये बात इसमें कह दी गई। तो अब एक बात तो आप देखना कि 1993 में जब ये संविधान में ये जो भाग 9 लागू हुआ, एक्टिवेट हुआ, 24 अप्रैल 1993 को, जिसकी हमने चर्चा की थी, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने इस दिशा में कानून बनाया। 1 वर्ष की जो अवधि दी गई थी, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने पंचायती राज के इन प्रावधानों को अपने राज्य में अपनाया। उसके बाद में अलग अलग राज्यों ने, सभी राज्यों ने, लगभग सभी राज्यों ने, कुछ राज्यों ने 1993 में अपना लिया, कुछ ने 1994 में अपनाया। जहां तक केंद्र शासित प्रदेशों की बात है, दिल्ली को छोड़कर शेष सभी केंद्र शासित प्रदेशों ने इन प्रावधानों को अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में, संघ राज्य क्षेत्रों में इसे लागू कर दिया। 1994 की स्थिति है। दिल्ली में ये प्रावधान लागू नहीं है। हालांकि ये बात इस आर्टिकल में नहीं लिखी गई कि दिल्ली में लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए एक आदेश के माध्यम से दिल्ली में ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं। पंचायती राज के प्रावधान दिल्ली में प्रभावित नहीं है। ये राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से ऐसा किया गया है। हालांकि इसमें ऐसा वर्णन नहीं है। तो लिखिए आप ये बात, संघ राज्य क्षेत्रों में इन प्रावधानों का लागू होना, अनुच्छेद 243 है। लिखें, लिखें इसमें, संविधान का भाग 9, संविधान का भाग 9 अर्थात पंचायती राज के प्रावधान सभी केंद्र शासित प्रदेशों में या सभी संघ राज्य क्षेत्रों में, एक ही बात क्या है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से प्रभावी होंगे। समान रूप से प्रभावी होंगे। समान रूप से प्रभावी होंगे। लिखें अगली पंक्ति में, 1994 में दिल्ली को छोड़कर शेष सभी केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे अपने यहां लागू कर लिया। इसे अपने यहां लागू कर लिया।
लिखें अगली पंक्ति में, देखिए पंचायती राज के प्रावधान दिल्ली में लागू नहीं होते। दिल्ली में लागू नहीं होते, ऐसा राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से किया गया। ऐसा राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के माध्यम से किया गया। इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि दिल्ली में लागू नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। हालांकि जम्मू कश्मीर में तो भाग 9 लागू ही नहीं होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा अलग मामला था। चलिए, वर्तमान में तो आर्टिकल 370 हट ही गया, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त हो ही गई, तो वो भी एक सामान्य प्रोसेस में आ गया है। अब देखिए आगे आर्टिकल 243 के बाद में अगले बिंदु पे हम चलते हैं, कुछ क्षेत्रों में इसका लागू ना होना। कुछ क्षेत्रों में इसका लागू न होना। अनुच्छेद 243 ड किन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा वो देखें। पहला तो इसमें कहा गया है कि पंचायती राज के प्रावधान कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। कौन कौन से क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे वो खास तौर से सुनिए आप। पहला प्रावधान तो कहा गया कि 3 राज्यों के नाम तो स्पष्ट रूप से लिखे गए कि इन 3 राज्यों में लागू नहीं होंगे। ये तो खास तौर से आप पक्का याद कर लें, बहुत बार एग्जाम्स में आया है कि ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पंचायती राज के प्रावधान लागू नहीं होंगे। और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पंचायती राज के प्रावधान लागू नहीं होते। एक तो है नागालैंड, दूसरा है मेघालय और तीसरा है मिजोरम। इन तीनों राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगी। एक बात। दूसरा कहां लागू नहीं होगा, तो दूसरा कहा गया मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में। कुछ क्षेत्र हैं जहां पर्वतीय परिषद है, जहां पर्वतीय परिषद है वहां पे लागू नहीं होगा। तीसरा कहां लागू नहीं होगा, कहा गया पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में ये लागू नहीं होगा। फिर और कहां लागू नहीं होगा, तो एक क्षेत्र और कहा गया कि और कहां लागू नहीं होगा, तो वो कहा गया अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों में। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों में इन 4 कहा गया, इन 4 क्षेत्रों में वो लागू नहीं होगा। पहला 3 राज्य के नाम लिखे गए, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र में लागू नहीं होगा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं होगा और अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र में लागू नहीं होगा। लेकिन एक बात और कही गई कि अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों में संसद विधि द्वारा अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रावधानों को लागू कर सकती है। संसद ऐसा कर सकती है, ये पावर संसद को दिया गया। संसद अगर ऐसा चाहे तो वो विधि द्वारा ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ उनको लागू कर दिया जाए। और यदि संसद विधि द्वारा ऐसा करती है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वो ऐसा कर सकती है। हम आगे पढ़ेंगे, पेसा एक्ट आता है एक आगे, PESA, प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज, वो इन प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, वो एक पेसा अधिनियम आता है, हम बात करेंगे उसके आगे। वो इन क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रावधानों को लागू करने के लिए लाया गया था, तो वो बात हम आगे करेंगे। लेकिन कहा गया इन क्षेत्रों में प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, एक बात और कही गई, कोई कौन से क्षेत्र में लागू नहीं होगा, तो ये तो बात आर्टिकल 243 ड में है।
देखिए 83वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश में, देखिए अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज के प्रावधान लागू होते हैं, ध्यान रखना आप, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो एससी से रिलेटेड आरक्षण है, एससी के आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है वो लागू नहीं होंगे। ये खास बात ध्यान रखें एक बात। फिर देखें ये प्रावधान दिल्ली में लागू नहीं होते, हालांकि ऐसा कहा नहीं गया, ये तो राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से ऐसा है कि यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे लागू नहीं होता है, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। संविधान में ये बातें कही गई, कुछ क्षेत्रों में इसका लागू ना होना, अनुच्छेद 243 लिखें आप, लिखें सीधा सीधे तौर पे ये चारों चीजें लिख लें। पहला लिखें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। फिर मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में और अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों में, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों में, यहां तक ही लिखना है केवल आप। इसके बाद एक बात लिखें, वीडियो पॉज करके ये लिखें, मैं लिखा रहा हूं आगे, लिखें संसद विधि द्वारा अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों में, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रावधानों को, पंचायती राज के प्रावधानों को आवश्यक संशोधन के साथ लागू कर सकती है। वैसे का वैसा लागू करे जरूरी नहीं है, जो भी चेंजेस करना चाहे उन क्षेत्रों की डिमांड के अकॉर्डिंग वैसा कर सकती है, आवश्यक संशोधनों के साथ लागू कर सकती है, आवश्यक संशोधनों के साथ लागू कर सकती है। ठीक है, लिखें फिर अगली पंक्ति में लिखें 83वें संविधान संशोधन, 83वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा यह प्रावधान किया गया, 2001 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे, अनुसूचित जाति के आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे, अनुसूचित जाति के आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, दिल्ली वाली बात हमने पहले कर ली है, हालांकि संविधान में ऐसा कहा नहीं गया है कि दिल्ली में लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम 243 ढ की, और वो है पूर्व प्रचलित विधियों का बने रहना, पूर्व प्रचलित विधियों का बने रहना। अनुच्छेद 243 ढ। देखिए आर्टिकल 243 ढ कहता है कि 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, उसके माध्यम से संविधान में भाग 9 जुड़ा, ये जो प्रावधान जुड़े 24 अप्रैल 1993 को ही लागू हुआ। और उससे पहले भी पंचायती राज के प्रावधान पूरे राजस्थान भर, पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से कानून लागू थे, उनके तहत संस्थाएं लागू थी ही, प्रचलन में थी। लेकिन जो भाग 9 जुड़ा, संविधान में 16 आर्टिकल्स जुड़े, ये जुड़ने के बाद वो जो पहले की जितने भी कानून पंचायत राज से रिलेटेड उन राज्यों में चल रहे हैं, या जो संस्थाएं जो पहले से चल रही है, यदि वो पूर्व प्रचलित पहले से बने हुए वो कानून और पहले से गठित और संचालित वो संस्थाएं यदि इस भाग 9 से संगत हैं, यदि इसके अनुकूल हैं, यदि इसका विरोधी नहीं है, तो वो बराबर प्रचलन में बनी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो इसके अनुकूल हैं तो बनी रहेंगी,
यदि इससे संगत हैं तो बनी रहेंगी, लेकिन यदि इससे संगत नहीं है, यदि इसके विरोधी हैं, यदि इसके विपरीत हैं, यदि इसका उल्लंघन करते हैं भाग 9 का, तो ऐसी स्थिति में 24 अप्रैल को जब ये लागू हुआ 1993 के, इसके 1 वर्ष तक तो ये संस्थाएं बनी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 वर्ष तक की अवधि तक वो संस्थाएं, वो कानून वो बने रहेंगे और 1 वर्ष की अवधि के उपरांत वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। वो कानून, वो संस्थाएं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा इस 1 वर्ष की अवधि से पहले भी उन्हें समाप्त कर सकता है। ये ध्यान रखें आप, वापस कह रहा हूं मैं ये बात कि संविधान में भाग 9 लागू होने से पहले जो भी राज्यों में पंचायती राज संबंधी कानून और संस्थाएं प्रचलन में थी, यदि वो कानून और संस्थाएं यदि भाग 9 के अनुकूल है, उससे संगत है, उसके अकॉर्डिंग है, तो वो संस्थाएं और वो कानून लगातार प्रचलन में बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये कानून और संस्थाएं संविधान के भाग 9 की विरोधी हैं, उनका उल्लंघन करती हैं, उससे असंगत हैं, तो ऐसी असंगत विधियां और असंगत संस्थाएं वो संविधान में भाग 9 के लागू होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के उपरांत बाद में स्वतः समाप्त हो जाएंगी। मतलब 1 वर्ष की अवधि तक तो बनी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 1 वर्ष की अवधि के बाद में वो स्वतः समाप्त हो जाएगी और राज्य विधानमंडल इस 1 वर्ष की अवधि में भी बीच में भी उन संस्थाओं को, उन कानूनों को समाप्त कर सकता है। ये आर्टिकल 243 ढ कहता है। लिखें आप, पूर्व प्रचलित विधियों का बने रहना, अनुच्छेद 243 ढ लिखें। लिखें इसमें, संविधान के भाग 9, संविधान के भाग 9 के लागू होने से पहले, संविधान के भाग 9 के लागू होने से पूर्व भाग 9 के लागू होने से पूर्व की पंचायती राज संबंधी प्रचलित विधियां, पंचायती राज संबंधी प्रचलित विधियां तथा संस्थाएं, पंचायती राज संबंधी विधियां तथा संस्थाएं भाग 9 से संगत होने की दशा में, भाग 9 से संगत होने की दशा में, संगत होने की दशा का मतलब उससे के अनुकूल है, तो भाग 9 से संगत होने की दशा में निरंतर बनी रहेंगी, निरंतर बनी रहेंगी। बनी रहेंगी, लेकिन भाग 9 से असंगत विधियां तथा संस्थाएं, भाग 9 से असंगत विधियां तथा संस्थाएं, असंगत विधियां तथा संस्थाएं, असंगत लिखा रहा हूं, लेकिन भाग 9 से असंगत विधियां तथा संस्थाएं भाग 9 के लागू होने की तिथि से, भाग 9 के लागू होने की तिथि से 1 वर्ष के उपरांत स्वतः समाप्त हो जाएंगी। 1 वर्ष के उपरांत स्वतः समाप्त हो जाएगी। 1 वर्ष के उपरांत स्वतः समाप्त हो जाएगी। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा इन विधियों तथा संस्थाओं को, इन असंगत विधियों तथा संस्थाओं को, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा इन असंगत विधियों तथा संस्थाओं को इससे पूर्व भी समाप्त कर सकता है, इससे पूर्व भी समाप्त कर सकता है। ठीक है।
आगे देखें, एक प्रावधान और है और वो है न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध। न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध अनुच्छेद 243 अण अंतिम आर्टिकल है, ये पंचायती राज से रिलेटेड आखिरी अनुच्छेद। और ये अनुच्छेद कहता है कि पंचायती राज के निर्वाचन से संबंधी विवाद होंगे, जो निर्वाचन से संबंधित जो भी मामले हैं, किसके, पंचायती राज के, चुनाव संबंधी मामले, चुनावी विवाद के मामले हैं, वो चुनावी विवाद के जो भी मामले हैं वो किसी भी न्यायालय में नहीं ले जाए जा सकते, न्यायालय में नहीं जाएंगे वो। ये स्पष्ट रूप से कहा गया इस आर्टिकल में कि पंचायती राज के चुनावी विवाद संबंधी मामले किसी भी न्यायालय में नहीं ले जाए जा सकेंगे, बल्कि इन चुनावी विवाद के मामलों को उस प्रक्रिया से और उस अधिकारी के समक्ष वो ले जाया जा सकेगा जैसा राज्य विधानमंडल विधि द्वारा तय करता है, निर्धारित करता है, उसी प्रक्रिया से और उसी अधिकारी के समक्ष ले जाया जा सकेगा, किसी न्यायालय में नहीं जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से कहा गया इसमें। तो लिखिए आप, न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध अनुच्छेद 243 न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध अनुच्छेद 243 अण लिखें। पंचायतों के चुनावी विवाद संबंधी मामले पंचायतों के चुनावी विवाद संबंधी मामले किसी न्यायालय में नहीं ले जाए जा सकेंगे, किसी न्यायालय में नहीं ले जाए जा सकेंगे, किसी न्यायालय में नहीं ले जाए जा सकेंगे, किसी न्यायालय में नहीं ले जाए जा सकेंगे। फिर लिखें अगली पंक्ति में, पंचायतों के निर्वाचन संबंधी विवाद, पंचायतों के निर्वाचन संबंधी विवाद उस अधिकारी के समक्ष, उस अधिकारी के समक्ष उस प्रक्रिया के माध्यम से, उस प्रक्रिया के माध्यम से ले जाया जा सकेगा, ले जाया जा सकेगा जैसा राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे, जैसा राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे। ये 16 आर्टिकल्स हमने पढ़े। आर्टिकल 243, 243 क, 243 ख, 243 ग, 243 घ, 243 अड़, फिर 243 च आया, फिर 243 छ आया, फिर 243 ज आया, फिर 243 झ आया, फिर 243 ही आया, फिर 243 ट आया, फिर 243 ठ आया, 243 ड आया, 243 ढ आया और 243 अण आया। हमने ये सारे 16 आर्टिकल्स पढ़ लिए। इसका संबंध परिभाषा से है, आप जानते हैं। इसका संबंध ग्राम सभा से है, इसका संबंध 3 स्तरों से है, इसका संबंध उसकी संरचना से है, इसका संबंध आरक्षण से है, इसका संबंध कार्यकाल से है। रफ कॉपी में, अपने रफ कॉपी में बगैर देखे लिखने की कोशिश करना आप। इसका संबंध योग्यताओं से है, इसका संबंध शक्तियों से है, इसका संबंध करारोपण या वित्तीय शक्तियों से है, इसका संबंध राज्य वित्त आयोग से है, इसका संबंध लेखा संपरीक्षा से है, फिर इसका संबंध राज्य निर्वाचन आयोग से है,
फिर इसका संबंध संघ राज्य क्षेत्रों में इसके लागू होने से है। फिर इसका संबंध कुछ क्षेत्रों में इसका लागू न होने से है। फिर इसका संबंध पूर्व प्रचलित विधियों से है। और इसका संबंध न्यायालय के हस्तक्षेप के निषेध से है। ये कुछ आर्टिकल 16 हैं पंचायती राज से रिलेटेड, जिनका प्रावधान इन चीज़ों से है। ये हमने पढ़ा। पंचायती राज का ये प्रावधान अभी तक समाप्त हुआ नहीं है। एक क्लास और लगेगी जिसमें हम पंचायती राज के सारे स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से और पढ़ेंगे। हम पेशा एक्ट को पढ़ेंगे अच्छे से। तो उन सब चीज़ों को अगली एक क्लास में फिर हम समेटेंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।